हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, जीत जीत में निरखत हूँ। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न है, किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? उत्तर, शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? उत्तर, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहां निवास का सुअवसर मिला था। अगला प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किसके संपर्क में आए? उत्तर, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़ी और वहां निर्मला जोशी से के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं? समझाकर लिखें। बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे। वे नाचने की कला में मर्मज्ञ थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की। तमाम अखबारों में छा गए। वहां से इनके बीच में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? उत्तर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उनसे बाबूजी की तुलना करके इसमें निखार लाने का काम किया। अगला प्रश्न है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? उत्तर, संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। वहां से प्रत्येक 5 दिन या 9 नंबर का एक बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर मिलता था। अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का बहुत कम अवसर मिलता था, इसी कारण उन्होंने दुखी होकर वहां पर नौकरी छोड़ दी। अगला प्रश्न है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी गलती को मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबराकर जल्दी से शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुखों को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया था। शंभू महाराज जी के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। अगला प्रश्न है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी को प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय है? बिरजू महाराज अपने शिष्या रश्मि वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही बैरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉक, तीरथ, प्रताप, प्रदीप
दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, उनकी भी चर्चा किए हैं। पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उनसे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। जब बिरजू महाराज जी की बाबूजी की मृत्यु हुई, उनके लिए बहुत दुखदाई समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जा सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठे हुए। 250 चूँकि रुपये मिलते थे उस समय। तब 10वां और 13वां की गई। ऐसी हालात में नाचना और पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया। अगला प्रश्न है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क बताते हैं? पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था। साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचों पर गाढ़ा खाचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ का सारांश लिखें। बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं। उनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 को हुआ। वे घर में आखिरी संतान थे। 3 बहनों के बाद उनका जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के पिताजी भी नृत्य कला विरासत थे। वे रामगढ़, पटियाला और रामपुर के राज दरबारों से जुड़े रहे। 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज रामपुर के नवाब साहब के यहाँ जाकर नाचने लगे। बाद में वे दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए और वहाँ 2-3 साल काम करते रहे। उसके बाद वे अपनी अम्मा के साथ लखनऊ चले गए। बिरजू महाराज के पिताजी अपने ज़माने के प्रसिद्ध नर्तक थे। जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता था वहाँ वहाँ वे बिरजू महाराज को अपने साथ ले जाते थे। इस तरह बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि स्थलों की बराबर यात्रा करते थे। 8 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए। बिरजू महाराज को नृत्य की शिक्षा उनके पिताजी से मिली थी। बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात उस छोटी सी अवस्था में बिरजू महाराज नेपाल चले गए। वहाँ से मुजफ्फरपुर और बांसबरेली भी गए। बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहे। उन्होंने आर्यन नगर में 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन की। ट्यूशन से प्राप्त पैसों से इन्होंने अपने पढ़ाई जारी रखा। पारिवारिक चिंताओं के कारण वे हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सके। 14 साल की उम्र में वे लखनऊ गए। वहाँ उनकी भेंट कपिल जी से हुई। उनकी कृपा से बिरजू महाराज संगीत भारती से जुड़े। बिरजू महाराज वहाँ 4 साल रहे। स्वच्छंदता नहीं होने के कारण बिरजू महाराज ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी। लखनऊ आकर वे भारतीय कला केंद्र से संबंध हो गए। वहाँ उन्होंने रश्मि नाम का एक लड़की को नृत्य कला में पारंगत किया। इससे प्रभावित होकर दूसरी सियानी लड़कियाँ उनकी ओर आकृष्ट हुई, जिनको उन्होंने मनोयोग पूर्वक नृत्य कला की शिक्षा दी। कलकत्ते में इनके नृत्य का आयोजन हुआ। वहाँ का दर्शक मंडली ने इनकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद इनका प्रोग्राम बम्बई में हुआ और इस तरह के भारत के प्रसिद्ध महानगरों और नगरों में नृत्य दिन प्रतिदिन इनकी ख्याति बढ़ने लगी। इन्होंने उन आयोजनों से अच्छी कमाई की। वे 3 साल तक संगीत भारती में रहे। इन्हीं दिनों उन्होंने नृत्य का खूब रियाज किया। इन्होंने उन दिनों विभिन्न वाद्य यंत्रों का भी अच्छा खासा अभ्यास किया। मध्य यौवन में ही इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिल गई। इन्होंने 27 साल की उम्र में ही दुनिया भर में अनेक नृत्य किए और खूब नाम और पैसा अर्जित किया। बिरजू महाराज का पहला विदेशी ट्रिप रूस का था। 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गई। छोटी उम्र में ही वे परिवार के नानाविध चिंताओं से घिर गए, पर वे अपनी कला के प्रति निष्ठावान रहे। बिरजू महाराज के भीतर यह भावना बराबर बनी रही कि जब
शागिर्द को सिखा रहे थे, तब पूर्ण रूप से मेहनत करके सीखना और अच्छा बना देना, ऐसा बना देना जैसा कि मैं स्वयं हूँ। बिरजू महाराज के प्रसिद्ध शागिर्द में कुछ नाम इस प्रकार है: शाश्वती बैरोनिक जो विदेशी लड़कियां है, फिलिप्स मैकलिन टॉक्स जो विदेशी लड़का है, और तीर्थ प्रताप, प्रदीप दुर्गा आदि। बिरजू महाराज की माँ ही उनकी असली गुरुआइन थी। उपलब्धियाँ: बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं। कला प्रेमी जन साधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्याय से बन गए हैं। अपनी अथक साधना, एकांत तपस्या, कथक नृत्य को बिरजू महाराज ने एक नया व्याकरण दिया है और नई अभिव्यक्ति भंगिमा से संवारा है। परंपरा की रक्षा करते हैं। उन्होंने इस नृत्य के साथ कतिपय नई रुचिकर परंपराएं जोड़ी है। बिरजू महाराज ने कथक को नई दिशा और विस्तृत दी है। इन्होंने इस नृत्य की शास्त्रीयता में विमोहक गतिशीलता और समकालीन बोध का समावेश किया है। बिरजू महाराज की निश्चल एवं सहज प्रकृति में प्रतिभा, वैभव सबको आश्चर्य विमूढ़ कर देता है। अपने नृत्य के माध्यम से बिरजू महाराज ने भारतीय कला और संस्कृति के सौरभ को दिगंत व्यापी बनाया है। निश्चय रूप से बिरजू महाराज भारतीय कला के जीवंत प्रमाण है। अपने नृत्य आयोजनों से उन्होंने देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा तो मनवाया ही है, साथ ही साथ भारतीय कला एवं संस्कृति की भव्यता की प्रस्तुति से उन्होंने सारी दुनिया में भारत का सिर ऊंचा किया है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 500 रुपये देकर मैंने गाठा बंधवाया की व्याख्या कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक से उद्धृत है। यह शीर्षक हिंदी साहित्य के साक्षात्कार विद्या है। इस पंक्ति से बिरजू महाराज अपने गुरु स्वरूप पिता की कर्तव्य निष्ठा एवं उदारशीलता का यथार्थ चित्रण किया है। इस पंक्ति से यह पता चलता है कि बिरजू महाराज के पिता ही उनके गुरु थे। उनके पिता में गुरुत्व की भावना थी। बिरजू महाराज अपने गुरु के प्रति असीम आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए अपने ही शब्दों में कहते हैं कि यह तालीम मुझे बाबूजी से मिली है। गुरु दीक्षा भी उन्हें ही मुझे दी है। गुरु दीक्षा भी उन्होंने ही दिया था। गांधा भी उनसे ही मैंने बंधवाया। गांधा का अभिप्राय यहाँ शिष्य स्वीकार करने के एक लौकिक परंपरा का स्वरूप है। जब बिरजू महाराज के पिता उन्हें शिष्य स्वीकार किए तब बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी कमाई का 500 रुपया उन्हें दिए। मैं तो बेचारा उनका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के जीत जीत मैं निरखत हूँ से ली गई है। यह शीर्षक हिंदी साहित्य के साक्षात्कार विद्या है। इसमें भारतीय कथक के महानतम नायक बिरजू महाराज स्वयं अपने मुखारविंद से कथक के प्रति अपनी समर्पण भावना का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्ति में साक्षात्कार के दरमियान अपनी कथक के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं अंतर्बोध की प्रामाणिकता को उजागर किया है। उनकी दृष्टि में लाखों लोग उनके आशिक हैं, लेकिन बिरजू महाराज का स्वीकार करना है कि लाखों लोग मेरे हाड़ मांस के बने शरीर पर फिदा नहीं हैं, बल्कि मेरे जो आशिक हैं वे मेरे व्यक्तित्व अर्थात नाच के प्रति। मैं भी तो नाच के कारण ही लोगों के बीच दर्शन का पात्र हूँ। आशिक किसी व्यक्ति का कोई नहीं होता, बल्कि उनके आंतरिक व्यक्तित्व के प्रति है। मेरा नाच तो एक व्यक्ति है जिसमें व्यक्तित्व की गरिमा भरी हुई है। उसी नाच रूपी व्यक्ति का मैं भी सहायक हूँ। मैं तो उसे केवल सहयोग करता हूँ। मूल रूप से मेरा आंतरिक व्यक्तित्व ही मुझे नचाकर लोगों का आशिक बनाया है। अगला प्रश्न है, मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि मेरे बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक के जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक से ली गई है। यह शीर्षक हिंदी साहित्य की साक्षात्कार विद्या है।
यहाँ स्वयं साक्षात्कार के दरमियान अपने शिष्य के प्रति निष्ठा, वात्सल्यता एवं निश्चलता का अतरंग भावना का प्रामाणिकता के आधार पर वर्णन किए हैं। इस वाक्यांश में बिरजू महाराज अपने गुरु के रूप में पिता के शिष्य के प्रति निश्चलता और वात्सल्यता की भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु में किसी प्रकार की स्वार्थपरता एवं व्यावसायिकता नहीं थी। उनकी भावना शिष्य के प्रति सहानुभूति पूर्ण थी। उन्होंने बिरजू महाराज को पूर्ण समर्पित भाव से कथक की शिक्षा दी थी। उनमें किसी प्रकार की भावना नहीं थी कि संपूर्ण ज्ञान में से किसी कुछ खास अपने पास रखे और कुछ शिष्य को दें, बल्कि उन्हें लगता था कि जो मेरे पास है वह केवल मेरे बेटे के लिए नहीं बल्कि सभी शिष्य और शिष्याओं को समान रूप से समर्पित करने के लिए है। मतभेद को लेश मात्र भी भावना उनके हृदय के किसी कोने में उपस्थित नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी प्रकार की अन्य और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।